अवस्था में 2022 के अंत तक हल्की हल्की मंदी की चपेट में आने की आशंका बन गई है। ठीक है। इसकी जो मुख्य वजह है वो ये है, फेडरल रिजर्व द्वारा कीमतें कम कर दी गई हैं, जिससे क्या है लगातार दरें बढ़ रही हैं। और नोमुरा इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन के जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी यही अनुमान व्यक्त किया है। ऐसे में मंदी के मुहाने पर अमेरिका खड़ा हो गया है और अमेरिका के सहारे लगभग पूरे विश्व में मंदी आने की संभावना हो गई है। अभी आप समझिए सितंबर बीत गया, 2 छमाही साल के निकल गए और 2 छमाही रह गए हैं, तो चौथे छमाही आते आते मंदी आएगी। तो ऐसे में हमें देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था की जानकारी होना जनता को एक बात है, और उस जानकारी के आधार पर जैसे हमारा ये चैनल अगर कोई जानकारी उपलब्ध करा रहा है, तो आम जनता को क्या उचित जानकारी मिले जिससे वो अपने दैनिक जीवन में ऐसी क्या काम करे जिससे उसे मंदी के चपेट में आने से राहत मिले। ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल निर्णय हैं जो निर्णय लेने से उसको लाभ होगा। ऐसे में मेरा सुझाव ये है, मंदी के अंदाजा लगाने का मतलब है कि हमें अपने सबसे पहले लग्जरी आइटम्स पर, लग्जरी खर्चों पर रोक लगानी होगी। फिजूल खर्ची पर अगर आप ब्रेक जो है वो लगाना होगा। हाँ, तो जैसे अगर आप कोई बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, जैसे कोई बड़ा बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई फॉरेन टूर का प्लान कर रहे हैं, उसको या तो छोड़ सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, या उसमें कुछ कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसमें होटल्स लग्जरी की जगह कम कर सकते हैं। मीनिंग देयर बाय आप अपना कैश बचाएं। दूसरा, इन्वेस्टमेंट करने में हमें ध्यान देना होगा कि हमें ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जो लॉन्ग टर्म से आपका फंड ब्लॉक करता हो और जिसको लिक्विडेट करना मुश्किल हो। कहने का मतलब है, अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं और आपको और है तो लोन लेके रियल एस्टेट में फ्लैट, मकान, ऑफिस लेना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। बिल्कुल। कहने का मतलब अगर मंदी आएगी तो प्रॉपर्टी जो आपने 70 लाख की ली है वो कल को 50-40 लाख की रहेगी, तो आपको पहले तो नुकसान हो गया। दूसरा, आपको लोन चुकाना, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स है नहीं, लोन बढ़ते जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी जिस तरीके से आरबीआई रेट बढ़ा रहा है, रेपो रेट बढ़ा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, लोन बढ़ रहे हैं। अभी एचडीएफसी ने इमीडिएटली 50 पैसे का रेट बढ़ा दिया, तो अगर इंटरेस्ट बढ़ जाएगी आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा आइडिया है, गोल्ड एक अच्छा आइडिया है, बैंक की एफडी सबसे अच्छा आइडिया है। लेकिन बैंक में भी रेकरिंग डिपॉजिट जैसे आपने 5 साल का कर लिया, अच्छा आइडिया नहीं है। शेयर्स में अगर आप लगाते हैं तो ब्लू चिप शेयरों में लगाएं, रिस्की शेयरों में ना लगाएं। क्रिप्टो अगर करते हैं तो अपना क्रिप्टो में रेशियो बिल्कुल कम से कम रखें, और ना भी रखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्रिप्टो में लगाना बड़ा रिस्की है। इसी तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने में से पहले ये समझ लें, हमें गोल्ड के पीसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमें गोल्ड की ज्वेलरी नहीं लेनी चाहिए। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डायमंड लेना इज नॉट ए गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आप बेचने जाएंगे आप जरूरत के वक्त तो आपको ज्वेलरी का पैसा कम मिलेगा, तो वो आपको वहां पे अल्टीमेटली अभी आप मेकिंग चार्जेस दे, बाद में आपको मेकिंग चार्जेस नहीं मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट में सावधानी, खर्चों में सावधानी। अब आप देखिए कि आप जहां बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, अगर कोई आपका जैसे बिजनेस कर रहा है, कोई बड़ा क्लाइंट है, मामूली शर्तों पर छोड़ के जाने वाला है, वहां आप सावधानी रखिए, क्लाइंट को रोके रखिए, उससे बिजनेस नहीं छूटना चाहिए। अगर वो कुछ 1-2% कुछ कमी करता है, डिस्काउंट मांगता है, बेनिफिट मांगता है, दे दीजिए। इसी तरीके से जॉब के सेक्टर में अगर आप जॉब चेंज करने का प्लान कर रहे हैं तो एक बार विचार करें। आप ये सोचें कि क्या आपको जो नई जॉब मिल रही है, क्या वो एस्टेब्लिश बड़ी कंपनी है, क्या वो मल्टीनेशनल कंपनी है, क्या मुश्किल वक्त में आपका साथ तो नहीं छोड़ देगी, कोई छोटी फर्म है, छोटी कंसल्टेंसी मनीष जी, यही पॉइंट जो है अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि किस तरह से सावधानियां जो है बरतनी चाहिए। वैश्विक मंदी की हम बात करें, आम जनता अपने आप को किस तरह से सेफ साइड में कर सकती है, ये बेहद जरूरी है। लेकिन हम भारत के ऊपर इसका असर की बात करें तो जो मार्केट की बात है, वो कहते हैं कि भारत की मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड बताई जाती है, और बहुत ज्यादा असर जो है वो भारत की मार्केट्स पे नहीं देखने को मिला है। सेंसेक्स जो है वो बहुत ज्यादा गिरावट सेंसेक्स में हाल फिलहाल में दर्ज नहीं हुई है। तो क्या लगता है आपको, यदि वैश्विक मंदी आती है तो भारत के बाजारों पर कितना असर पड़ेगा? ओवरऑल जब भी इससे पहले भी जब मंदी आई, वैश्विक मंदी थी, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मंदी का इतना इंपैक्ट नहीं आया। उसके कई रीजन है। एक तो भारतीय व्यक्ति खर्च करने के मामले में कंजर्वेटिव है, यानी अपने पास वो थोड़ी सी सेविंग जरूर करता है। भारतीय स्त्रियों की ये ब्यूटीफुल एक्टिविटी है कि उनके पति की सैलरी अगर 25,000 है, 50,000 है, 1 लाख है या 4 लाख है,
वो रीजनेबल पैसा सेफ करती चलती हैं, फिर चाहे वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें या चाय के डब्बे में रोज 100 के नोट 500 के नोट छुपा के चलें। ये एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम मंदी से उतने प्रभावित नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास मंदी आएगी तो ओवरऑल बिजनेस का पूरा सर्कुलेशन घटता है। देखिए कैसे होती है, मंदी हो रही है तो लोग खर्च नहीं करेंगे, अगर खर्च नहीं करेंगे तो उसके सर्कुलेशन से एक तो सरकार को रेवेन्यू कम जाएगा, उसके सर्कुलेशन से जो आगे जो प्रोडक्ट की सप्लाई करने वाले लोग हैं उनके पास भी बिजनेस घटेगा। और ये सर्कुलेशन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मल्टीपल डायमेंशन में मल्टीपल एंगल से बढ़ता है, तो जिसकी वजह से रेवेन्यू भी घटता है और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी घटती है। क्योंकि भारत अभी तक कंज्यूमर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्सप्लोर विदेशियों ने नहीं किया है और आज भी एक भारत डोमेस्टिक मार्केट से चल रहा है जहां जरूरतें लगातार पूरी होती हैं। तो ऐसे में मंदी का उतना इफेक्ट नहीं आएगा। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमें और समझनी होगी, भारत एक त्योहार प्रधान देश है, यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है और भारत में आमतौर पर जैसे बोनस भी दिवाली पर मिलता है ना, तो जब दिवाली पे बोनस मिलेगा तो हर व्यक्ति खर्च करता ही करता है। अगर मेरी तनख्वाह से 1 लाख रुपए है और मुझे 25,000 का बोनस मिला तो चाहे कुछ भी हो 25,000 तो मैं खर्च कर डालूंगा पूरा, और जो सैलरी वो भी खर्च करूंगा। तो त्योहार प्रधान देश होने की वजह से हम जब पैसे का खर्च करते हैं तो वो पैसा मंदी के इफेक्ट को कहीं ना कहीं घटाता है। तो ये जो रीजन है ये भारत को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल को सावधान रहने की जरूरत है, अपने आप को लग्जरी से बचाने की जरूरत है और अपने हाथ में हार्ड कैश हो, हार्ड इन्वेस्टमेंट हो जो इजी टू लिक्विडेट हो, वहां जरूरत है वहां इन्वेस्ट करने की। म्यूचुअल फंड मनीष गुप्ता जी, यहाँ पर वक्त जो है वो कम है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर करना चाहूंगी। जैसे फेडरल बैंक जो है वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है जिसकी वजह से वैश्विक मंदी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और इंडियन मार्केट्स की भी हम बात करें, इंडियन बैंक्स की भी बात करें तो रिजर्व बैंक ने अभी रेपो रेट जो है वो बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट जो है वो इंडिया में भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से आम जनता पर इसका प्रभाव जो है पड़ने वाला है और आने वाले दिनों में सेंसेक्स में कितना उतार चढ़ाव जो है वो हम देखेंगे? देखिए श्वेता जी, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। रेपो रेट बढ़ने के दोनों साइड के इफेक्ट हैं। अगर रेपो रेट बढ़ रहा है तो जैसे होम लोन बढ़ेगा, जैसे कार लोन बढ़ेंगे, है ना, ऑटो लोन इंक्रीज होगा, पर्सनल लोन पर भी रेट बढ़ जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ छोटे मजदूर, गरीब किसान, महिलाएं, जो लोग अपनी जमा पूंजी सेविंग बैंक में रखते हैं, एफडी में रखते हैं, उनको एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी उनकी इनकम बढ़ेगी। ऐसे लोग जिन्होंने लोन ले लिया, मकान हो गया, उनका पूरा लोन चुका दिया, ऐसे सभी लोगों को लाभ होगा। तो बैंकिंग सेक्टर को तो इससे प्रभावित रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ेगा इंटरेस्ट बढ़ेगी या घटेगी, उनके मार्जिन पे कोई चेंज नहीं आता क्योंकि वो अपने बैक टू बैक उतना इफेक्ट को नलीफाई कर लेते हैं। मेजरली इससे जनता को थोड़ा सा लाभ होगा तात्कालिक तौर पर। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी की 3%, 4% में चली गई है, अब वो 6 पे आ गई है, आने वाले समय 7-8 पर आ जाएंगी। ठीक है, तो लोन का सेक्टर घटेगा, इससे रियल एस्टेट तो फर्क आएगा, ऑटो सेक्टर फर्क आएगा, पर जैसा कि मार्केट इन्वेस्टमेंट